हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लासेस में स्वागत है। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर 12 में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है इसको सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या इसमें क्या पूछवा रहा है, कर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम हैज़ n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 0, नेम ऑफ द ऑर्बिटल। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें आपको डाटा दिया है, n बराबर 2 दिया है, l बराबर 1 दिया है और m बराबर 0 दिया है। इतना डाटा दिया है और आपसे कह रहा है कि भैया ऑर्बिटल का नेम बताइए, नेम द ऑर्बिटल या नेम ऑफ द ऑर्बिटल। इसमें ऑर्बिटल का नाम आपसे पूछवा रहा है कि ऑर्बिटल का नाम क्या होगा। क्लियर, तो इसको किस तरीके से लगाना है, इसको किस तरीके से लगाना है, ये आपका डाटा है। देखिए यहाँ पर ऑर्बिटल्स का नेम पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको बोलना चाहेंगे कि हमारे पास s p d f ये हमारे पास सबसेल्स होती हैं और इनके लिए कुछ वैल्यू होती हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ये ध्यान रखेंगे। जैसे s होता है, इसके लिए l 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें l बराबर 1, तो l बराबर 1 का अर्थ क्या हुआ, l बराबर 1 का अर्थ है यहाँ पर p सब सेल। क्लियर, l बराबर 1 से क्या क्लियर होता है, l बराबर 1 से ये क्लियर होता है p सब सेल। क्या क्लियर होता है, p सब सेल। क्लियर, और इसके बाद यहाँ पर m 0 दिया है, m 0 दिया है। अब यहाँ पर होता क्या है, l बराबर 1 है तो यहाँ पर m की कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर m की वैल्यू क्या निकलेंगी, +1 0 -1, कुछ इस तरीके से निकलेगी। और हम जानते हैं कि ये जो हमारा p सब सेल होता है बेटा, इसमें 3 p ऑर्बिटल होती हैं। बेटा क्या होती हैं, 3 p ऑर्बिटल होती हैं। ये कौन कौन से होती हैं, px, p बाई pz। सवाल बहुत आसान है, इसमें n बराबर 2 दिया है, क्लियर, l बराबर 1 दिया, m बराबर 0। तो l बराबर 1 से हमने क्या किया, m की कुछ पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो m की पॉसिबल वैल्यू निकल के आई +1 0 -1। आप सभी लोग जानते हैं l बराबर 1 किसके लिए होता है, p सबसेल के लिए होता है। क्लियर, तो यहाँ पर आप जानते हैं p सबसेल में बेटा कितनी ऑर्बिटल होती हैं, p सबसेल में हमारी बेटा 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं। कितनी होती हैं, 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं, px, py और pz। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है कि ऑर्बिटल का नेम बताना है, लेकिन यहाँ पर बहुत आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर m बराबर 0 है बेटा, m बराबर कितना है 0, और यहाँ पर m की कितनी वैल्यू निकल के आई, यहाँ पर m की 3 वैल्यू है, m बराबर +1 है, m बराबर 0, m बराबर -1 है। तो +1 नहीं लेना है, -1 नहीं लेना, m बराबर 0 लेना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो m बराबर 0 है ये किसके लिए है, py के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे m बराबर 0 बेटा किसके लिए है, py के लिए है। क्लियर, अब वो कह रहा कि ऑर्बिटल का नेम बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगा देंगे 2px, 2py, 2pz। कारण क्या है, हमारा ये कौन सा सेल है, KL, ये हमारा L सेल है, L सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 2, इसलिए यहाँ पर 2x 2py 2x 2px 2py 2pz। तो आप यहाँ क्या लगा देंगे, 2py। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसने सीधे कहा कि ऑर्बिटल का नेम बताइए, तो बेटा यहाँ पर ऑर्बिटल क्या हो जाएगी आपकी, 2py हो जाएगी। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑर्बिटल्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग n एंड l वैल्यूज। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑर्बिटल्स को, यानी ऑर्बिटल्स को पहचानना है। कुछ डाटा दिया, उनकी हेल्प से ये डाटा है। क्लियर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, ऑर्बिटल्स को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, n बराबर 2, एक मिनट हो जाइए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है n बराबर 2 और l बराबर 0। आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि s p d f ये हमारी सबसेल्स होती हैं। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए। ये जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है एकदम रटा होना चाहिए। हमारी सबसेल्स 4 होती हैं, s p d f, और इन सब के लिए हमें एज़ीमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू फाइंड आउट होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे n बराबर 2 है ना, यहाँ पर बेटा n बराबर 2 है और l बराबर 0 है। तो l बराबर 0 किसके लिए होता है बेटा, s के लिए होता है। किसके लिए होता है, s के लिए। तो ये जो कैटेगरी बन जाएगी बेटा, ये किसके लिए बन जाएगी, हमारी ES सब सेल के लिए बन जाएगी। किसके लिए बन जाएगी बेटा, S सब सेल। इसका अर्थ है कि यहाँ पर l बराबर 0 से क्या क्लियर हो रहा है, एक मिनट, यहाँ l बराबर 0 से आपका क्लियर हो गया है आपका ES सब सेल। क्या क्लियर हुआ आपका बेटा, ES सब सेल का अर्थ ये हुआ है, ये आपका 2s आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा आपका 2s। इसके बाद
हम बी पार्ट में चलते हैं। बी पार्ट में आपका है n बराबर 4 और l बराबर 2। जो l बराबर 2 है, l बराबर 2 का अर्थ है, यहाँ देखिए l बराबर 2 किसके लिए होता है बेटा? डी सब सेल के लिए। तो यहाँ पर आपका ये डी सब सेल आ गया, ये डी सब सेल के लिए। भाई l बराबर 2 किसके लिए होता है? डी सब सेल के लिए। और यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा कितना दिया? 4। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4d। क्या हो जाएगा? 4d ऑर्बिटल। ऐसे तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, n बराबर 3 दिया है और l बराबर 1 दिया है। l बराबर 1 किसके लिए होता है बेटा? l बराबर 1 देखिए यहाँ पर l बराबर बेटा किसके लिए होता है? p सब सेल के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? p सब सेल के लिए। तो यहाँ पर बेटा आप कितना लगा देंगे? 3p लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3। तो जा गया 3p ऑर्बिटल। लास्ट आपका देखिए n बराबर 5 और l बराबर 3। क्लियर? l बराबर 3 बेटा किसके लिए होता है? l बराबर 3 f के लिए होता है। तो ये आपका हो गया f सब सेल। किसके लिए हो गया आपका? f सब सेल। इसको हल करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपका? 3f आ जाए। एक मिनट, सॉरी 3f नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपकी कितनी है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपकी 5 है। कितनी बेटा आपकी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपकी 5 है। तो यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा? ये 5f आ जाएगा। तो पहला आंसर जो आएगा वो आपका 2s आ जाएगा, दूसरा जो आएगा वो आपका 4d आएगा, तीसरा आपका 3p आएगा और चौथा आपका 5f आएगा। बहुत इजी है, बस आपके पास ये डाटा याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि sp-df जो 4 हमारी सबसेल्स होती हैं, इनके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर l होता है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। बस यहाँ पर करना क्या था? l बराबर 0 था, s मालूम हो गया, l बराबर 0 s के लिए होता है, l बराबर 2 आपका किसके लिए होता है? p के लिए होता है। और यहाँ पर l बराबर 1, l बराबर 1 ये किसके लिए होता है? p के लिए होता है। और l बराबर 3 ये बेटा आपके किसके लिए होता है? f के लिए होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो बहुत इजी था, बस थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी अगर है आपको तो क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं आपका। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर n बराबर 3, n बराबर 3 दिया है और कह रहा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिट। बहुत इजी है। यहाँ पर आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। n बराबर 2 दिया है और कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट। हमें ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला याद रखेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। इन एन ऑर्बिट ये होता है बेटा 2n स्क्वायर। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 4 2 जा 8। ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। क्लियर? बड़ा इजी था, बस ध्यान रखना n बराबर 2 था और बस आपसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछवा रहा था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ l एंड m फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। बहुत इजी है ये भी क्वेश्चंस। कह क्या रहा है देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ द l एंड m। l और m की टोटल वैल्यू पूछवा रहा है जबकि n बराबर 3 दिया है। अब देखिए n बराबर 3 दिया है, इससे आप एक काम करिए, टोटल वैल्यू ऑफ m निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इसकी टोटल वैल्यू ऑफ m। तो कैसे निकलेंगी? इसका फार्मूला आप लोगों को मालूम था, क्या होता है? n स्क्वायर। तो जब कभी n दिया हो और टोटल वैल्यू ऑफ m पूछा जाए, इसका तरीका क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ m तो बराबर n स्क्वायर। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर m की वैल्यू टोटल आपको पता चल गई, कितनी आ गई? 9। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो n बराबर 3 दिया है, इस n बराबर 3 से कुछ चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। कैसे कैलकुलेट होंगी n बराबर 3 से? n बराबर 3 से आप लोग पहले l निकाल लो। तो l कितना हो जाएगा? 0 to n माइनस 1, यही तो होता है 0 से n माइनस 1। l बराबर 0 to कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2, यानी यहाँ पर l की वैल्यू आ गई 0 1 2। ओवरऑल यहाँ पर l की वैल्यू आपकी निकल के आई, एक l की वैल्यू 0 आई, एक l की वैल्यू 1 आई और एक l की वैल्यू 2 आई। ओके, आप सभी लोग जानते हैं कि l बराबर 0 s के लिए होता है, l बराबर 1 p के लिए होता है और l बराबर जो 2 है वो d के लिए होता है। sp/d हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? पहला उठाइए, l बराबर 0। तो l बराबर 0 से आपका m निकल आएगा, क्योंकि m जो होता है वो l पर डिपेंड करता है। तो l 0 है, m भी कितना हो जाएगा आपका? 0। और ये कंडीशन बेटा किसके लिए होती है? यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में बेटा, ये s के लिए होती है। क्लियर? ये कहानी क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट p की तरफ। p के लिए l बराबर बेटा कितना है? 1।
यहाँ लिख लेंगे ये आपका है P के लिए, फॉर P, छोटा छोटा लिख लेंगे फॉर P, ऊपर लिख लेंगे फॉर S। तो P के लिए कितना हो जाएगा, P के लिए L1 है, तो बेटा M की वैल्यू कैलकुलेट करो, M की वैल्यू हो जाएंगी +1 0 और -1। यहाँ तक क्लियर हो गया। M की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, +1 0 आपका -1। ओके, इसके बाद फिर आपके लिए लास्ट बचा हुआ है फॉर D का अर्थ है यहाँ पर L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 से आप M निकाल सकते हैं। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +2 +1 0 -1 -2। इस तरीके से आप M की वैल्यू, अब अगर यहाँ पर टोटल आप काउंट करें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल के आई, वो कह रहा है कि फाइंड आउट द टोटल L एंड M। देखिए L भी आपने निकाल ली, M भी निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर आपने देख रहे थे कि यहाँ पर आपने M को डायरेक्ट कैलकुलेट किया है। क्लियर, ये डायरेक्ट कैलकुलेट किया और यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो वैल्यू तो आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। M की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो टोटल M की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी आपको मिली, टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर मिली कितनी, 9 वैल्यू आपको मिल गई। कहानी समझ में आ गई। टोटल आपने M की वैल्यू यहाँ पर कितनी कैलकुलेट कर ली, टोटल आपने M की वैल्यू 9 कैलकुलेट कर ली। क्लियर, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस चीज़ें आपके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर राइट N एंड L क्वांटम नंबर्स वैल्यू फॉर 3D1। इसका अर्थ क्या हुआ कि 3D1 इलेक्ट्रॉन के लिए, 3D1 इलेक्ट्रॉन के लिए N और L कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर जो 3 दिया है ये बेटा N की वैल्यू है, N कितना हो गया 3। इसके बाद ये आपको डाटा याद होना चाहिए SPDF। यहाँ पर जो L होता है इसके लिए 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर D है, D के लिए बेटा L कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये जो D है D के लिए L कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपने N निकाल लिया और यहाँ पर आप N निकाल लिया, बस आंसर हो गया। कितना इजी था, कितना आसान है 3D1 के लिए N और L, इसके अलावा कुछ नहीं आपको कैलकुलेट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका 6, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 6 में, करा राइट N एंड L वैल्यू फॉर द 2s1 एंड 2p1 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फॉर 2s1 इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, यहाँ N कितना दिया बेटा आपका 2, S के लिए L कितना होता है सभी लोग जानते हैं, S के लिए L 0 होता है। अगर L 0 है तो बेटा M कितना हो जाएगा 0। और वो सब कुछ पूछवा ही नहीं रहा, केवल N और L पूछवा रहा। आगे देखिए फॉर 2p1 के लिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर बेटा N की वैल्यू 2 आ जाएगी, चूंकि P है, P के लिए L कितना होता है, देखो S P D F 0 1 2 3, S के लिए 0 हो गया और P के लिए कितना हो जाएगा, L 1 हो जाएगा। P के लिए L की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर, बस आंसर हो गया। अगर M निकालना चाहो M कैसे निकलेगा, +1 0 -1। ओके, लेकिन यहाँ पर केवल N और L की बात कर रहा था, तो N और L ही हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द क्वांटम नंबर्स ऑफ ऑल 7 इलेक्ट्रॉन फॉर द नाइट्रोजन एटम। जो नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है उन सब के लिए हमको क्वांटम नंबर कैलकुलेट करनी है। क्लियर, बहुत इजी है, इसको समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्लियर, तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन के बारे में डाटा मालूम होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2,5। क्लियर, ये हो जाएगा आपका 1s2, ये 2s2 और ये आपका 2p3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2p3। क्लियर, अब आपको करना क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, 1 2 3। अब आपको क्या करना है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको, सॉरी हर एक सबसेल के लिए आपको क्वांटम नंबर्स निकालनी है। क्लियर, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 के लिए हम लोग निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले आप 1s उठा लो फॉर 1s2। क्लियर, तो 1s2 में क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू बेटा कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 दी है ना, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 1 दी है और n की वैल्यू 1 है और s के लिए l कितना हो जाता है बेटा 0, s के लिए l कितना हो जाता है 0। अब यहाँ पर s में आर्बिटल एक ही होती है और एक आर्बिटल में बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक आर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने 1s2 लिया, 1s2 में यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई, s के लिए l 0 होता है, s के इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लॉकवाइज है,
क्लॉकवाइज होने पर s की वैल्यू क्या होगी प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज होने पर s की वैल्यू क्या होगी माइनस हाफ। क्लियर। एक काम और करेंगे, यहाँ पर n1 है, l 0 है, तो बेटा यहाँ पर m भी कितना हो जाएगा 0, l 0 होने पर m कितना हो जाएगा 0। ये आपने लिए किसके लिए कैलकुलेट कर लिया, ये आपने 1s2 के लिए निकाल लिया। क्लियर। लेकिन अगर आपको हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना हो तो इसका एक तरीका ऐसे भी है, इसको अगर थोड़ा सा शॉर्टकट अगर लगाना है तो इसका शॉर्टकट तरीका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देख लीजिए सभी लोग यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पर आपने लिखा था कि आपका तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद, अब जैसे यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन को भर दिए। क्लियर। यहाँ पर अगर हम m निकाल लें तो m, इसके लिए आपको मालूम, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो आपका s है 1s2 है, फिर आपका 2s2 है, फिर आपका 2p3 है। क्लियर। तो 1s की अगर बात करें 1s के लिए, तो यहाँ पर 1s के लिए l की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। ये l 0 होने पर बेटा m कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं 2s2 की तरफ। 2s2 में भी l की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0 होगी, और m कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई एक बात बताइए, जब आपका l 0 है तो m भी कितना होगा 0, क्योंकि m की वैल्यू l पर डिपेंड करती। अब आ जाओ 2p पर। 2p में क्या होता है, l की वैल्यू क्या होती है 1। ध्यान रखना, ये आपके पास s p d f। क्लियर। ये आपका 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये l की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर p आपका p ऑर्बिटल, p सब सेल है ना, तो इसके लिए l की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू बेटा कितनी होगी +1 0 -1। यहाँ तक क्लियर हो गया। बात को जरा समझिए। 1s2 का अर्थ s ऑर्बिटल है, इसके लिए l 0 होगा, l 0 तो m 0 हो जाएगा। 2s2 का अर्थ है l 0 और 2s के लिए भी l 0 होगा, तो m भी कितना होगा 0। लेकिन 2p के लिए क्या हो जाएगा, जो p ऑर्बिटल है इसके लिए l 1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, ये सारी m की पॉसिबल वैल्यू हैं। अगर चाहो तो इनको यहाँ लिख दो +1 0 -1। क्लियर। ये लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे क्वांटम नंबर। क्या लिख देंगे, एक तरफ क्वांटम नंबर, और ये क्वांटम नंबर बेटा कौन कौन सी होंगी, ये क्वांटम नंबर हमारी होंगी n l m और s। क्लियर। इसके बाद फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। तो पहला इलेक्ट्रॉन E1, दूसरा इलेक्ट्रॉन E2, E3, E4, E5 और E6 और E7। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ये बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने सीधे कह दिया कि सातों इलेक्ट्रॉनों के लिए आपको क्या निकालना है, क्वांटम नंबर्स निकालने। समझ में आ रहा ना। ये आपका ऊपर छोटा छोटा लिख लेंगे यहाँ पर, इसके बीच में यहाँ पर ये चलो लिख लेना चाहें इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए तो ये आपकी क्या है 4 क्वांटम नंबर NLMS, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7 तक। उसने सीधे कह रहा फाइंड आउट द क्वांटम नंबर ऑफ ऑल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर। तो ये आपके डाटा समझ में आया कि कहाँ से आया, 1s के लिए 1s और 2s 2p के लिए। उम्मीद है समझ में आया। कुछ है नहीं भैया, ये 1s है ना तो इसके लिए l 0 हो जाएगा, l 0 m 0, 2s के लिए l 0 तो m 0 हो जाएगा, 2p में क्या होगा l 1 हो जाएगा, तो m की इतनी वैल्यू आ गई। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। देखिए क्या यहाँ पर हम सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ है, 1s2 में सब लोग जाइए। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखना कि अगर हम 1s की बात करें तो बेटा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होने वाली है, यहाँ पर n की वैल्यू 1s2 में n की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। 1s2 में n की वैल्यू कितनी होगी n होगी। क्लियर। 1s2 में n की वैल्यू 1 होगी ना। अब इसके बाद हम यहाँ पर l को कैलकुलेट करेंगे, l को भी तो निकालना है। तो यहाँ पर l बेटा कितना हो जाएगा आपका, l आपका 0 हो जाएगा, और m भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और s की वैल्यू, पहला इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू बेटा कैसी हो जाएगी +12। सभी लोग समझो, जो आपका 1s2 है, इस 1s2 में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो 1s2 का अर्थ है बेटा यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ गई, 1s2 का अर्थ है n की वैल्यू 1 आ गई। और s है तो बेटा l कितना हो जाएगा 0। अगर l 0 है तो बेटा m कितना हो जाएगा 0। तो वही लिखा n बराबर 1 लिख दिया, l 0 लिख दिया, m 0 लिख दिया। चूंकि हम पहला इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, तो s की वैल्यू +12 हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बेटा यही तो पड़ा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो 1s2 में ही तो है। अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। देखिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 में
ये भाई पहले इलेक्ट्रॉन के लिए था, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे पड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n तो 1 ही रहेगा और L 0 रहेगा, M 0 रहेगा, बस यहाँ पर S की वैल्यू -½ हो जाएगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो 1s2 है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू ½ हो जाएगी +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही ना। और यहाँ पर जो N L M है ये वैल्यू आपकी सेम हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। अब देखिए जगह कम है, इस वजह से थोड़ा सा बार बार वहीं पे करना पड़ रहा है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन 2s2 में जाएगा। तो हमने 2s2 को उठा लिया, 2s2 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, क्योंकि हम पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा ना। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर 2s2 के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ लिख देंगे n = 2, क्लियर। तो तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू बेटा सेम रहेगी, चूंकि यस है तो यस के लिए L बेटा कितना हो जाता है 0, तो तीसरे चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू बेटा कितनी रहेगी 0। अगर L 0 है तो बेटा M भी कितना हो जाएगा 0। कहानी समझ में आ रही ना। ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो, यस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर एस ऑर्बिटल के L की वैल्यू क्या होती है 0, अगर L 0 है तो बेटा M भी कितना होगा 0 होगा। तो ध्यान रखना जो तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन है बेटा ये 2s में पड़ा है, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पड़ा है 2s में पड़ा है। तो यहाँ पर तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा है कहाँ 2s ऑर्बिटल में ही तो पड़ा है ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू सेम हो जाएंगी। और चूंकि s है तो L की वैल्यू भी 0 रहेंगी, L 0 तो M 0। अब s ध्यान रखना जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज का अर्थ है +½ एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ है -½ उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं 2p की तरफ जो हमारा आखिरी है। तो 2p में देखिए क्या है, 2p में देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 2p को उठाते हैं तो 2p में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, आप सभी लोग जानते हैं जो p सबसेल है इसके अंदर 3 p ऑर्बिटल होती हैं, px py pz, px py pz। इलेक्ट्रॉन 3 है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। चूंकि हम 4 इलेक्ट्रॉनों की बातें कर चुके हैं, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 7 हैं तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है, ये छठा इलेक्ट्रॉन है और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इधर हो गए, पांचवा कहाँ है, पांचवा है px में, छठा कहाँ, पांचवा कहाँ है px में, छठा कहाँ है py में और 7वां कहाँ है pz में। समझ में आ रहा है ना। तो हम 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, तो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान रखना तीनों इलेक्ट्रॉन, यानी ध्यान रखना जो 5वां, छठा और 7वां इलेक्ट्रॉन है, 5वां, छठा, 7वां, ये बेटा है कहाँ 2p में है, तो यहाँ पर n की वैल्यू बेटा क्या रहेगी, n की वैल्यू आपकी 2 ही रहेगी। ध्यान रखना आपका जो 5वां, छठा और 7वां इलेक्ट्रॉन है बेटा ये कहाँ पड़ा है 2p में पड़ा है, इसका अर्थ है n की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने L की तरफ, कहाँ बढ़ते हैं L की तरफ। अब गौर से देखिएगा यहाँ पर जो 2p है, जो चित्र में आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं, कलर हम रेड ले रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपने 2p लिया, 2p में m की जो वैल्यू निकाली, क्योंकि 2p के लिए L बेटा L कितना आ गया 1 आ जाएगा, L की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो M की वैल्यू कितनी होगी +1 0 -1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब हम 5वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो जाएगी और 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए -1 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए +1 होगी, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होगी और 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए -1 होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक मिनट सॉरी, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए वैल्यू L चाहिए ना बेटा, सॉरी यहाँ पे हमें L चाहिए है, तो L की तो वैल्यू वही रहेगी 1 1 और 1, क्योंकि P है ना बेटा, P के लिए L की वैल्यू कितनी होती बेटा, P के लिए L की वैल्यू 1 रहेगी। अब M रखो तो M की वैल्यू कितनी होगी बेटा +1 0 -1। तो 5वें, छठे, 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा +1, छठे के लिए कितना हो जाएगा आपका 0 और 7वें के लिए -1। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की अब हमें चाहिए S, तो इन इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी, सब ऊपर है ना, क्लॉकवाइज है, तो +½ क्लियर, इजी था, क्लियर। इसमें चाहिए क्या है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो अगर हैं
तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सवाल इजी जब ही हो पाएगा जब आपका बेस क्लियर होगा, सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से अगर लेक्चर वाइज आपने पढ़ रखी हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है करा राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n एंड l फॉर फॉलोइंग आर्बिट्स। ये कुछ आर्बिट्स है, इनके लिए n और l निकालना। जैसे 1s है बेटा, सभी लोग जानते हैं 1s की बात अगर करें तो यहां पर 1s में फॉर 1s तो यहां पर n की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 1, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर n 1 है और सभी लोग जानते हैं 1s में n 1 हो गया, और s के लिए l कितना होता है भाई, s p d, मैंने कहा रट लो एकदम 0 1 2 3, तो s के लिए l कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ऐसे ही 3p ऑर्बिटल के लिए 3p में कितना n कितना आ गया 3, और p के लिए l कितना होता है 1 होता है। अब बढ़ते हैं 4d ऑर्बिटल में। 4d ऑर्बिटल में n कितना हो गया बेटा 4, और d के लिए l कितना होता है 2। ऐसे ही 6f ऑर्बिटल में यहाँ n कितना है 6 और f है, तो f के लिए l कितना होगा आपका 3। क्लियर है, तो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है करा राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन एटम। वो क्या कह रहा है कि आपको सारी क्वांटम नंबर कैलकुलेट करनी है। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। आपको क्या करना है, चारों क्वांटम नंबर्स लिखने हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो p ऑर्बिटल्स होगी, उस p ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए आपको क्या करना है, चारों क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब देखिए हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2,5 1s2 2s2 2p3। हमें 1s से लेना देना नहीं है, हमें 2s से लेना देना नहीं है। पिछले सवाल में क्या कह रहा था, उसने सातों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम नंबर कैलकुलेट करवा ली थी, लेकिन यहाँ पर 1s 2s से नहीं लेना देना, हमें तो भैया केवल 2p से लेना देना है। तो p के लिए बेटा, p के लिए l की वैल्यू बेटा कितनी हो जाती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 2p के लिए निकालना है, 2p को अलग कर लेंगे। 2p3 का अर्थ है यहाँ पर n की वैल्यू, भाई n जो p के साथ नंबर लगा यही n है, n बराबर 2 है, और p के लिए l की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू निकाल लो, -1 0 +1। कहानी समझ में आ रही ना, l बराबर 1 से आप m निकाल लेंगे, -1 0 +1। क्लियर। अब यहाँ आप जानते हैं कि जो -1 है ये क्या होगा आपका px, ये py और ये आपका pz। कहानी समझ में आ रही ना, चूंकि ये सेकेंड प्रिंसिपल नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पर लगा देंगे 2px 2py और 2pz, और इनमें क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब के लिए हम लोग क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपने इस तरीके से ये बनाया, यहाँ पर आपने कितना रखा, यहाँ पे आपका -1 0, ये आपका -1 0 +1। इलेक्ट्रॉन आपके 3 है, तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन आपका जानते हो पहली जो आपकी होगी भाई, p की 3 ऑर्बिटल होती हैं, px आपका py और आपका pz। क्लियर। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक एक है तो px1 py1 pz1, px में एक इलेक्ट्रॉन होगा, px में एक इलेक्ट्रॉन होगा, py में एक इलेक्ट्रॉन होगा, pz में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले हम पहली ऑर्बिटल px की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2px के लिए, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई, l की वैल्यू 1 हो गई, सॉरी n की वैल्यू कितनी हो गई 2 है, 2px में n की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि p ऑर्बिटल है तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। अब l1 है तो यहाँ पर m कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा बात को समझिए। यहाँ पर आपका -1 है, 0 है, +1 है। क्लियर। ये आपकी काय की वैल्यू निकल के आई बेटा, m की वैल्यू निकल के आई, ये काय की वैल्यू निकल के आई m। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो ये भाई आपका px है, ये आपका py है, ये आपका pz है, तो px के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। px के लिए m की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो यहाँ पर लिख दिया गया px बराबर के लिए जो m की वैल्यू है वो -1 होगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरा जाएगा तो यहाँ पर +½ हो जाएगा, तो s की वैल्यू कैसी हो गई, +½ ऐसे ही आपका 2py। अब दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा,
पी बाई में जाएगा तो यहाँ पर जो m की वैल्यू, यहाँ पर m की वैल्यू 3 निकल के आई, एक px के लिए निकल के आई, एक py के लिए और एक pz के लिए। तो यहाँ पर py के लिए बेटा m की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 है। तो यहाँ पर n और l सेम रहता है भाई। n हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल का नंबर बताता है, और l हमारा क्या होता है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ये तो सेम रहेगा। जो वेरिएशन आएंगे, वो जो भी परिवर्तन होगा वो m और s में होगा। तो ध्यान रखना py के लिए m की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 0, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रहेगा भाई, तीन ही इलेक्ट्रॉन तो इसी तरीके से तो भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो इन तीनों की जो s की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, क्लियर। और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 0 +1 -1 0 +1, क्लियर। और यहाँ पर n और l आपके कैसे रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। कहानी समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका 2px है, ये 2py, ये 2pz है। तो ये जो वैल्यू है, ये 2px के लिए -1 हो जाएगा, 2py के लिए 0 हो जाएगा, 2pz के लिए +1 हो जाएगा। क्या चीज़ सेम रहेंगी, n बराबर 2, l बराबर 1। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू सेम रहेंगी। जो भी वेरिएशन आएगा वो m में आएगा, क्लियर। यहाँ पर जो भी वेरिएशन आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू -1, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए +1। और यहाँ पर जो s की वैल्यू होगी, चूंकि क्लॉकवाइज है, तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा गिव द नेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द ऑर्बिटल फॉर ईच सब सेल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। बात को जरा समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास ये जो 4 पॉइंट दिए हैं, n बराबर 3, l बराबर 2, तो आपको करना क्या, अगर गिव द नेम ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है, एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर ईच सबसेल विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो ये जो आपकी क्वांटम नंबर्स दी हैं बेटा, यहाँ पर जो आपकी ये जो क्वांटम नंबर्स दी हैं, तो इनके लिए आपको करना क्या है, इनके लिए आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर ईच सबसेल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। देखिए इनको किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। तो इसके लिए बहुत इजी है, बस मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो सवाल आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो इसके लिए क्या है, मैंने छोटी सी एक टेबल बनाई है। ये टेबल देखिए क्या है, टेबल की फॉर्म में नहीं है, इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेट करना होगा। देखिए पहला हम उठा लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला है आपका n बराबर 3, l बराबर 2। दो आपको भाई टोटल क्वांटम नंबर 4 होती हैं, n, l, m, s। यहाँ पर 2 क्वांटम नंबर दिए हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर का पार्ट यहाँ नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, n बराबर 3 दिया है और l बराबर 2 दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं n बराबर 3 का अर्थ है तीसरा सेल होगा भाई। ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये आपका तीसरा सेल। यहाँ तक कहानी समझ आ रही। तो यहाँ पर n बराबर 3 है और साथ ही l बराबर 2 दिया है। करेक्ट, गिव द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और आगे कह रहा है कि द नंबर ऑर्बिटल्स फॉर ईच सबसेल। अब इसको जरा समझते हैं। यहाँ पर n बराबर 3 दिया, l बराबर 2 दिया। l बराबर 2 किसके लिए होता है बेटा, d सबसेल के लिए होता है। किसके लिए होता है, d सबसेल के लिए। तो यहाँ पर आपने जाना कि s p d f ये 4 ऑर्बिटल होती है। इसके लिए l 0 होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा, f के लिए यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, l 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर l बराबर 2 बेटा किसके लिए होगा, d सबसेल के लिए। तो चूंकि ये d सबसेल के लिए होगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया है, तो 3 इसके साथ लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3D। क्या बन जाएगा, 3D। लेकिन हमको निकालना क्या है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कह रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालिए, तो बड़ा इजी है। l बराबर 2 दिया है, तो आप इससे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल लेंगे, -2 -1 0 +1 +2। भूल गए भाई। l अगर आपका दिया तो m कैसे निकालते हैं, -l 0 फिर आपका +l। सवाल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करवा रहा ना, तो यहाँ पर m -2 दिया है भाई, l बराबर 2 दिया है, तो m निकालेंगे -2 -1 0 +1 +2। और साथ में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकालना फॉर ईच सबसेल। प्रत्येक सबसेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकालनी है। तो एक तो तरीका है कि आप ये काउंट कर लो, ये काउंट कर लो, तो टोटली कितना निकल के आ रहा है, 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो गई, 5 हो गई। या इसका एक तरीका है डायरेक्ट फार्मूले का, 2l + 1 लगा दीजिए। तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, l की वैल्यू 2 रख देना, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा
भाई 2l की वैल्यू, l की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका ऑर्बिटल्स कितने निकल आएंगे 5 आ जाएंगे। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर n2 दिया है, n2 दिया और l कितना दिया 0 दिया है। तो l0 का अर्थ क्या है, l0 का अर्थ है ये सब सेल हो गया, ये सब सेल हो गया। ये सब सेल का अर्थ है इसके अंदर एक ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा, 2 ही रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है तो 2l + 1 का फार्मूला लगा दो, l 0 हो जाएगा तो 2 × 0 + 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 आ जाएंगे। तो इस सवाल में आपसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कैलकुलेट करवा रहा। अब देखिए यहाँ पर l 0 है, l 0 होने का अर्थ m बेटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी तो पूछवा रहा है। तो आपका l 0 होने पर m 0 हो गया और साथ ही साथ वो कह रहा है कि इस सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी। तो भैया सभी लोग जानते हैं ये सब सेल में ऑर्बिटल्स कितनी होती, 1 होती, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल भी लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिख देना m 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है ये सी पार्ट, यहाँ पर n5 दिया है और l 1 दिया है। आप सभी लोग जानते हैं ये वाला डाटा याद रखेंगे, SPDF, l 0 p के लिए l1, d के लिए 2 और f के लिए l3 हो गया। ये तो याद भी हो गया होगा, अब तो इतना सवाल लगा लिए हम लोगों ने। तो यहाँ पर l बराबर 1 है ना, l बराबर 1 बेटा किसके लिए होता है, p के लिए होता है। तो यहाँ पर लिख दिया p सब सेल। आप सभी लोग जानते हैं कि p सब सेल के अंदर 3 p ऑर्बिटल होती हैं, px, py और आपका pz। ओके, चूंकि यहाँ पर n बराबर 5 है, n बराबर 5 है, तो अगर इसको ऑर्बिटल्स के फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या लिख देंगे 5p लिख देंगे भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर लगा देंगे सफिक्स में, तो 5p हो जाएगा। हमें निकालना क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो n बराबर 1 से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना निकलेगा -1 0 + 1, वो यहाँ पर लिख दिया गया है m की वैल्यू -1 0 + 1। क्लियर। और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल, क्यों हमें मालूम है p में 3 ऑर्बिटल होती हैं। अब हमें करना क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं भरना, हमें निकालने नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो एक तो तरीका है कि ये ऑर्बिटल कैलकुलेट कर लो कि p में कितनी ऑर्बिटल होती है 3, या डायरेक्ट फार्मूला लगा दो 2l + 1 का। यहाँ पर l की वैल्यू 1 पुट कर दो, +1 कितना आ जाएगा आपका 3 कैलकुलेट हो गया है। तो एक तरीका है कि या तो कैलकुलेट कर लो फार्मूले से या इनको काउंट कर लो। समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अगला, n बराबर 4 दिया है और l बराबर 3 दिया है। क्लियर। अब l बराबर 3 से क्या होगा, l बराबर 3 किसके लिए होता है बेटा, l बराबर 3 आपका f के लिए होता है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये सब सेल हो गया, ये सब सेल। अगर इसको लिखना चाहें ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म में, तो इसको क्या लिख देंगे 4f। 4f का अर्थ है l बराबर 3 है, l बराबर 3 से f क्लियर हुआ। और यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो दिया था, तो इनको अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे बेटा 4f ही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा आप 4f लिखेंगे। अब चूंकि हमको इस सवाल में मैग्नेटिक क्वांटम भी नंबर निकालना है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकलेगा भाई, आपका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर l दिया है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पर वही पुराना तरीका जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, आप पहले क्या लिखेंगे, ऋणात्मक नंबर्स लिखेंगे। यानी कहने का अर्थ है ये आपका 0 है, इधर आप पॉजिटिव लिखेंगे, इधर आप निगेटिव लिखेंगे। क्लियर। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इस तरीके से लिख दिए। आपने यहाँ पर m की कितनी वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो यहाँ पर टोटल m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। एक तरीका तो डायरेक्ट आप 7 बता दो, या दूसरा तरीका है फार्मूला क्या लगा दो 2l + 1, इसमें l की वैल्यू पुट कर दो 3, तो 3 दूनी 6 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है करा व्हाट इज रॉन्ग विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिजाइनेशन एंड और सब सेल नेम्स। इसमें क्या कह रहा है कि सवाल आपके तीन पॉइंट दिए हैं, नहीं कह सकते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में है ABC। तो कह रहा है व्हाट इज द रॉन्ग, इसमें से कौन गलत है, ये आपको बताना है कि ये जो 3 आपके सेट दिए हैं ABC, इनमें कौन गलत है वो बताना है। फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स डिजाइनेशन एंड सब सेल नेम्स, यानी कहने का अर्थ हुआ है कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा सेट गलत है। क्लियर, ये आपको बताना है। तो आप क्या कह रहे हैं, तो इसमें एक तरीका है कि सबसे पहले आप इनको एक एक करके चेक कर लो, इनको एक एक करके चेक कर लो। तो सबसे पहले हम उठाते हैं पहला वाला, जैसे यहाँ पर आपका ये पहला सवाल है, ये तो पहला सवाल है। अब देखिए पहला सवाल है आपका en बराबर 1, el बराबर 1, em बराबर 0 और 1p। तो आपको बताना क्या ये सेट ठीक है या गलत है, ये सेट ठीक है या गलत है। तो आपको बताना चाहेंगे ये न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, ये पहला सेल, ये दूसरा तीसरा।
आप सभी लोग जानते हैं कि सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल। इसके अंदर 1s होगा, इसके अंदर 2s और 2p होगा, इसके अंदर 3s और 3p होगा, 3d होगा। आप देख रहे हो कि n बराबर 1, n बराबर 1 में आपका क्या आएगा, 1s आएगा, और n बराबर 2 में कितना आएगा बेटा, 2s और 2p आएगा। जबकि कहीं पर 1p तो है ही नहीं, तो यानी ये वाला सेट गलत है, 1p तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई। n बराबर 1 पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n बराबर 1 का अर्थ है k सेल, n बराबर 1 का अर्थ है k सेल। ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, क्लियर, ये दूसरा सेल है। तो किसी सेल के अंदर अगर सब सेल निकालना है तो उसका सीरियल नंबर देखो, इसका सीरियल नंबर 1 है तो इसके अंदर सब सेल एक होगा 1s, दूसरे के अंदर यहाँ पर इसका सीरियल नंबर 2 है तो इसके अंदर 2 होंगे 2s 2p। अब यहाँ पर तो 1p, तो 1p तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये तो सेट गलत हो गया। इसके बाद फिर दूसरा सवाल देखिए, तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में देखो, सारे सॉल्व है। यहाँ पे कह रहा है कि सब सेल विद n बराबर 1 कैन हैव ओनली l बराबर 0 एंड नॉट l बराबर 1, द ओनली सब सेल इज 1s एंड नॉट 1p। वो कह रहा है कि केवल 1s ही पॉसिबल है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, इस तरीके समझो, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारे सेल होते हैं, क्लियर। इन सेल के अंदर सब सेल निकालो, तो इसके अंदर होगा 1s, इसके अंदर होगा 2s 2p, इसके अंदर होगा 3s 3p 3d, क्लियर। अब देखो n बराबर 1 है ना, तो n बराबर 1 के अंदर बेटा क्या होना चाहिए, 1s होना चाहिए, और जबकि यहाँ क्या कह रहा है, 1p। तो वही कह रहा है कि जो सब सेल हैं n बराबर 1, उनके अंदर क्या होगा, n बराबर 1 आपका है, तो कह रहा कैन हैव ओनली l बराबर 0 एंड नॉट l बराबर 1। ध्यान रखना यहाँ पर जो आपका s है, ध्यान रखना आपका n बराबर जो 1 है, n बराबर 1 का अर्थ है इसके अंदर 1s होगा। अगर 1s है तो बेटा इसके अंदर l कितना होगा, 0 होगा, l कितना होगा, 0 होगा। और साथ ही साथ इसके अंदर ध्यान रखना 1p कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो ना पीछे यहाँ पर n 1 है तो l तो कभी 1 होगा ही नहीं, ना तो l 1 होगा और ना ही आपका 1p होगा। ये दिमाग में रखो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने सीधे कह दिया है कि आपका n बराबर 1 का अर्थ क्या हुआ, n बराबर 1 का अर्थ है कि इसके अंदर आपका 1s होता है, 1s होता है। और 1s के लिए जो आपका 1s होता है इसके लिए l कितना होता है, 0। और वो कह क्या रहा है कि l बराबर 1, तो l बराबर 1 नहीं होगा, तो कह रहा कि ओनली l बराबर 0 पॉसिबल है एंड नॉट l बराबर 1, l बराबर 1 नहीं होगा इसके अंदर। द ओनली सब सेल इज 1s, केवल इसके अंदर 1s होगी एंड नॉट 1p, 1p नहीं होगी, क्लियर। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, l बराबर 3। अब वही तरीका, ये न्यूक्लियस, ये 3 सेल बना दो, ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d, क्लियर। अब देखिए l बराबर 3 है बेटा, l बराबर 3 है। आगे क्या कह रहा है, f सब सेल एंड नॉट ए d सब सेल, करा सब लेवल नेम शुड बी 4f। इसको जरा समझते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे। देखिए अगला है दूसरा पार्ट, इसमें n कितना दिया बेटा, 4, l कितना दिया 3, m कितना दिया +1, और कह रहा 4d। आपको बताना है क्या ये सेट ठीक है या गलत है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका 1s, ये आपका 2s, क्लियर, और 2p, यहाँ पर 3s 3p और 3d, क्लियर। अगला 4s 4p 4d और आपका 4f, क्लियर। अब जरा देखिए यहाँ पर n बराबर 4 है, यानी ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये आपका चौथा सेल, 4 सेल हो गए। अब देखिए चौथे सेल को अगर देखें तो चौथे सेल में बेटा क्या है आपका, यहाँ पर 4d है, यस 4d एग्जिस्ट कर रहा है, 4d है, ये तो यानी सही है, सही है, यहाँ पर 4d होता है भाई। n बराबर 4 में आपका 4d होता है, लेकिन n बराबर 1 में 1p नहीं होता है, n बराबर 1 में 1p नहीं होता। आप देख रहे हो n बराबर 1 में 1s होता है, 1p नहीं होता है, लेकिन n बराबर 4 में 4d होता है। तो कुल मिला के ये सही है, क्लियर, ये भी सही है। अब चेक करते हैं कि ये जो l बराबर 3 दिया है क्या ये सही है। तो बेटा आप सभी लोग जानते हैं SPDF, इसके लिए 0 1 2 3, तो बेटा d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है भाई। d के लिए ध्यान रखना, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2, जबकि यहाँ पर l की वैल्यू कितनी कह रहा है, 3, अर्थात ये गलत है, क्लियर। आगे देखिए em कितना है +1, em कितना है आपका
+1। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं +1 कैसे आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो L है, जो L की वैल्यू है वो 3 नहीं होनी चाहिए। L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपका? S P D F 0 1 2 3। क्लियर? आपका D कितना होना चाहिए L के लिए? 2, यानी ये गलत है। यहाँ कितना होना चाहिए था? 2। अगर 2 होता तो यहाँ पर अब L2 आ गया तो M की वैल्यू कितनी होगी? -2 -1 0 +1 +2। क्लियर? तो यहाँ पर इतनी वैल्यू आती हैं। तो ये हमारी D ऑर्बिटल। ओके, तो यहाँ पर देखिए +1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर ये भी करेक्ट सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, केवल L बराबर 3 गलत है। तो आपका ए बी सेट गलत हो गया और आपका ए बी सेट गलत हो गया। अब पहुंचते हैं लास्ट वाले में, तो यहीं पर चेक कर लेते हैं, वहां तो जगह भी नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए n बराबर 3 है, दोबारा न्यूक्लियस बनाइए। ये आपका 1s, ये आपका 2s और 2p, यहाँ पर आपका 3s और आपका 3p और आपका 3d। ओके, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये आपका तीसरा सेल। ओके, अब यहाँ पर n बराबर 3 है, n बराबर 3। क्या n बराबर 3 में 3p होता है? यस होता है, 3p हो गया। क्या 3p के लिए L की वैल्यू 1 होती है? चेक कर लेते हैं। S P D F 0 1 2 3। यस, यहाँ पर p जो है 1 है, अर्थात ये वाला सेट आपका करेक्ट है। आइए कैसे लिखा गया है यहाँ पे देखिए। एक चीज और ध्यान रखना, m की वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेट कर लो, L की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। m बराबर कितना आ गया आपका? सॉरी, L कितना आ गया आपका? L 1 आ गया, तो m निकाल लो। m की वैल्यू -1 0 +1। ओके, अब देखिए आपके सामने m की 3 वैल्यू आ गई, जबकि यहाँ पर m की वैल्यू कितनी बोल रहा? -2। तो ये आपका गलत है। ओके, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है और यहाँ पर आपका ये गलत है। क्लियर? अब इसको यहाँ पर समझा दिया गया कैसे। यहाँ पर लास्ट कह रहा है कि ये सब सेल विद L बराबर 1 कैन हैव m वैल्यू, m की इतनी वैल्यू होंगी। भाई L बराबर 1 के लिए दिमाग लगाइए भाई सभी लोग, L बराबर 1 के लिए m की वैल्यू कितनी होंगी? -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी, नहीं होगी। जबकि सवाल में क्या कह रहा है? -2। देखो सवाल में क्या कह रहा है? -2, तो -2 थोड़ी ना होगी बेटा। L बराबर 1 के लिए m की तो इतनी वैल्यू होती हैं, समझ मारा ना। B वाला क्या था? यहाँ पर L बराबर 3 दिया था, L बराबर 3 दिया था, करा F सबसेल के लिए एंड नॉट ए D ऑर्बिटल। L बराबर 3 से अभी आपने क्या कैलकुलेट किया कि यहाँ पर L बराबर 3 जो निकाला वो D के लिए नहीं होता भाई। यहाँ पर S P D F है, ये 0 1 2 3, तो यहाँ पर कितना होता है? D के लिए 2 होता है, जबकि यहाँ पर L कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। तो ये भी आपका क्या है बेटा? गलत है। तो कह रहा है कि द सबसेल नेम ऑफ द 4F, ये कितना होगा बेटा? आपका 4F होगा। ओके, यहाँ पे ये आपका 4D नहीं होगा, ये 4D नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर 4D क्यों नहीं होगा? करा सबसेल नेम शुड बी 4F। आइए देख लेते हैं 4F क्यों होगा। 4F क्यों होगा? ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका 1s, ये आपका 2s, ये 2p, ये आपका 3s, 3p, 3d और यहाँ पर 4s, 4p, 4d, 4f। ओके, अब यहाँ पर जो 4D है ना, 4D, तो 4D के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 4D तो है भाई, n बराबर 4 है, तो n बराबर 4 में आपका 4D मिलेगा, 4D मिलेगा। 4D के साथ 4F भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर बेटा एक ध्यान रखना L की वैल्यू। तो यहाँ पर जो L बराबर जो 3 है बेटा, L बराबर 3 किसके लिए होता है बेटा? S P D F 0 1 2 3, ये किसके लिए होता है? ये आपका होता है F के लिए। तो कह रहा है ये 4D नहीं, क्या होना चाहिए? 4F होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4F होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर जो है सबसेल एंड नॉट ए D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर सबसेल क्या होना चाहिए? 4F होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है डिजाइनेट ईच सबसेल विद n बराबर 4। क्लियर? यहाँ पर डिजाइन किया गया, किसके लिए डिजाइनेट किया गया है? n बराबर 4 के लिए आपको क्या करना है? n बराबर 4 के लिए आपको सबसेल्स कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसके लिए आपको क्या करना है? सबसेल कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। n बराबर 4 है, तो n बराबर 4 से क्या करेंगे? आप L निकाल लेंगे। तो L की वैल्यू क्या कितनी निकल के आएगी? 0 से n-1 होगी। तो n बराबर 3 से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 आएगी, क्योंकि 0 से n-1 होता है। तो 4 - 1 3, तो 0 से 3 तक लिखना। तो L आ जाएगा 0 1 2 3। अब यहाँ पर 0 किसके लिए होता है? S के लिए होता है। L 1 P के लिए होता है। D जो है L जो 2 है वो D के लिए होता है।
L जो 3 है वो F के लिए होता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो 0 1 2 3 निकल के आए, ये S P D F की वैल्यू आ गई। यहाँ पे करना क्या है, हमको सब सेल निकालना है, चूंकि हमारा चौथा सेल है भाई, हमारा सेल नंबर जो है वो आपका चौथा है ना, सेल नंबर चौथा है। और आपको मालूम है कि सेल के अंदर बेटा क्या होते हैं, सेल के अंदर आपके होते हैं बेटा सब सेल होते हैं, सेल के अंदर बेटा क्या होते हैं, सब सेल। और सब सेल के अंदर बेटा कौन होते हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर बेटा कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इन सब, ये जो आपका है सीन, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या लगा दिया गया, 4s 4p 4d 4f। कहानी समझ में आई, दोबारा फिर देख लेते हैं। n दिया है, n से आप l निकाल लेंगे, ये आपका s हो जाएगा, ये p के लिए होता है, d के लिए होता है और f के लिए होता है। साथ ही साथ फिर आप क्या करेंगे, इसमें आप क्योंकि ये सेल के अंदर सब सेल निकालना है, तो इन सब के साथ क्या लगा देंगे, आप कंबाइन कर देंगे नंबर 4, तो 4s 4p 4d 4f। क्यों, क्योंकि सेल के ही अंदर तो है बेटा। अभी मैंने बताया कि आपका इस तरीके से पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हीं सेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, सब सेल। इसके अंदर एक होगा 1s, यहाँ 2s 2p, यहाँ 3s 3p 3d, और n बराबर 4 के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 4s 4p 4d 4f। कहानी समझ में आ रही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है करा गिव द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द फॉलोइंग। इन सब के लिए आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट कैलकुलेट करना बड़ा इजी है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का फार्मूला ये होता है √L × L+1 h/2π। करना क्या है, बस ध्यान रखना, जो यस होता है, यस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, इस 0 को उठाओ और यहाँ पुट कर दो, कैलकुलेट कर लेना। क्लियर, आगे देखते हैं। ऐसे 4p के लिए निकाल लेना, तो 4p के लिए L की वैल्यू बेटा कितनी हो जाती है, 1 होती है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट का फार्मूला लगा देंगे, L की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इतना आ जाएगा। ऐसे 3D ऑर्बिटल के लिए भी यही काम करना, L की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और L की वैल्यू पुट करने के बाद, L की वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, और ये आपका कैलकुलेट होके निकल आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर करेक्ट कैलकुलेट द NL फॉर द 3D 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आपको 3D 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करना है, 3D 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको यहाँ पे n और l कैलकुलेट करना बड़ा इजी है। 3D 1 में यहाँ पर बेटा n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और चूंकि d है तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। बहुत इजी है बेटा। यहाँ पर आपका d ऑर्बिटल दिया, d सबसेल दिया है, तो यहाँ पर जो n है, n कितना है बेटा, 3 हो गया, और d के लिए l कितना होता है, 2। तो आंसर आपके सामने आ गया, n बराबर 3, l बराबर 2। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर द 2p6 इलेक्ट्रॉन। 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए सारी क्वांटम नंबर्स निकालनी बहुत इजी है। 2p6 में बेटा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर बेटा n की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू 2 है ना। और आप जानते हैं कि ये तो अब तो याद ही हो गया, SPDF बार बार लिख रहे हैं। S के लिए L 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर P है, तो P के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। P के लिए कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर L 1 है तो M की पॉसिबल वैल्यू निकाल लो, +1 0 -1। क्लियर, तो यहाँ पर 2p6 में आपका N 2 है, P के लिए L 1 होता है, तो आपने M की पॉसिबल वैल्यू निकालनी। समझ आ रहा ना। अब आपको करना क्या है, आपको जो 6 इलेक्ट्रॉन है P में, सभी 6 इलेक्ट्रॉन के लिए सारी क्वांटम नंबर निकालनी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए M की वैल्यू +1 हो जाएगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए M की वैल्यू 0 हो जाएगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए M की वैल्यू -1 हो जाएगी। क्लियर, इसके बाद फिर आप चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दोबारा M की वैल्यू +1 हो जाएगी, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए M की वैल्यू 0 हो जाएगी, और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए M की वैल्यू -1 हो जाएगी। क्लियर, देखते हैं यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पर ये बना देंगे, ये आपने ऑर्बिटल बना दी। इस ऑर्बिटल में आपको मालूम है P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर M की वैल्यू लिख दो, +1 0 -1। तो पहले इलेक्ट्रॉन, देखिए पहला इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिटल में भरा गया है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है इसलिए +1। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये भरोगे तो यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए M की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है +1। तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे तो M की वैल्यू -1 हो जाएगी और S की वैल्यू +1 हो गई। क्लियर, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरेंगे तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए M की वैल्यू कितनी हो गई, +1, और S की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज है -1। फिर आप पांचवा इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पांचवा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और S की वैल्यू -1। फिर आप छठा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, छठा इलेक्ट्रॉन आपका कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। क्यों, क्योंकि इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए शुरू के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्लॉकवाइज हैं, तो इनके लिए तो सब ये प्लस रहेगी। फिर आगे के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, चौथा, पांचवा, छठा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इनके लिए वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब m को समझो, m की वैल्यू किस हिसाब से निकाली जाएगी, यहाँ पर +1 है, ये 0 है, -1 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए -1, ठीक। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए फिर ये +1 हो जाएगी, पांचवें के लिए 0 और छठे के लिए -1। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम एटम में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, 2 8 1 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। अब वो क्या कह रहा है कि सोडियम एटम में जो लास्ट सेल है, लास्ट ऑर्बिटल है आपकी 3s1, इस आउटर सेल के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर निकालनी। तो कह रहा है सोडियम एटम में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर निकालनी। तो आउटर सेल बेटा यहाँ पर क्या है, 3s है, तो इसके लिए चारों क्वांटम नंबर निकालनी है। तो यहाँ पर 3s1 के लिए यहाँ पर n की वैल्यू बेटा कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 3 है। ध्यान रखना, जो हमारा आउटर सेल है 3s1 3s है, इस 3s के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर निकालनी, बहुत ईजी है। तो 3s में आप जानते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और s के लिए l की वैल्यू 0 होगी। अगर आपका l 0 है तो बेटा m भी तो 0 होगा, क्योंकि m का मान l पर डिपेंड करता है। चूंकि s में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल में भरा जाएगा और इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी होगी, +हाफ। कितना ईजी है, कितना आसान सवाल है। क्लियर। आगे मूव करते हैं। करा फाइंड आउट द ऑल क्वांटम नंबर फॉर द 3p5 सिस्टम। 3p5 सिस्टम के लिए आपको चारों क्वांटम नंबर्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसको जरा समझते हैं। बहुत इजी है, ये तो आपको डाटा याद होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। SPDF के लिए S के लिए L की 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, F के लिए L की वैल्यू 3। क्लियर। कैसे लगाएंगे, 3p6 है तो यहाँ पर n की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 3 हो गई। चूंकि p है तो p के लिए L की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर L1 है बेटा तो m निकाल लो, m की वैल्यू हो जाएगी +1 0 -1। क्लियर। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे भरना है। ये 3p ऑर्बिटल हो गई, 3p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए +1 हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 0 हो जाएगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1 हो जाएगी। फिर आपका चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से भरा जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या, देखिए यहाँ पे उसी तरीके से बना दिया गया। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर +1 0 -1। ओके। ध्यान रखना यहाँ पर n और l आपके सेम रहते हैं, n और l सेम रहते हैं। जो भी वेरिएशन परिवर्तन आता है वो m में आता है, m और s में। तो हम आपको यहाँ पर भर रहे हैं बेटा पहला इलेक्ट्रॉन। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन, एक काम करें यहाँ पे 1 मिनट बना लेते हैं इसको, हालांकि बना है A+1 0 -1। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन ये तो भरेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी आ गई, +1, और s की वैल्यू कितनी आ गई, +हाफ। क्लियर। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई, और m की वैल्यू +हाफ, s की वैल्यू +हाफ हो गई। तीसरा इलेक्ट्रॉन ये भरेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू -1 हो गई और s की वैल्यू +हाफ हो गई। क्लियर। चौथा इलेक्ट्रॉन फिर ऐसा भरा जाएगा तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए दोबारा वैल्यू रिपीट होगी, +हाफ, और अब की इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चला गया इसलिए -हाफ हो गया। इसके बाद आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा तो पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 0 हो जाएगी और s की वैल्यू आपकी -हाफ हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ओवरऑल इस तरीके से आपने क्या कर लिए, 2p5 के लिए आपने चारों क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट कर लिया। ध्यान रखना इसमें n और l आपका फिक्स रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा, क्योंकि एक बात बताइए, आप 3p5 की बात कर रहे हैं भैया, यहाँ n बराबर 3 है, ये जो सेल नंबर है वो सेल नंबर आपका 3 है और सेल के अंदर ही सब सेल होते हैं, तो इसके अंदर होगा 3s 3p और 3d होगा। समझ में आ रहा ना। तो n और l इनके लिए कैसे रहेंगे बेटा, एक जैसे रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ओके। आगे बढ़ते हैं। करा फाइंड आउट द ऑल क्वांटम नंबर फॉर द 8 इलेक्ट्रॉन इन 3D10 सिस्टम। यानी 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 हैं। इनके लिए 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी बहुत आसान है। यहाँ पर 3D10 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, d के लिए l कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2। m निकालो, m की वैल्यू +2 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, -1 0 और -2। कहने का अर्थ अगर l आपका 2 दिया है, l अगर आपका 2 दिया है, क्लियर, तो m की आप इतनी पॉसिबल वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब आप क्या करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करो। इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 10, और 8वें के लिए निकालना। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा,
ये चौथा, ये पाँचवा, फिर ये छठा इलेक्ट्रॉन, फिर ये सातवां, फिर ये आठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या देख रहे हैं, आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। और आठवां इलेक्ट्रॉन कैसा भरा गया, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए s की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -12। और n और l आपका फिक्स रहेगा। इलेक्ट्रॉन कोई भी हो, n और l फिक्स रहेंगे। जो भी वेरिएशन, जो भी परिवर्तन आएंगे वो आपके s और m में आएंगे, क्योंकि s और m ही चेंज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर है क्लॉकवाइज +12, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे ऐसा आ रहा है तो इसके लिए -12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पर m भी चेंज हो रहा है। क्यों, l बराबर 2 है तो m की इतनी वैल्यू निकल आई, तो m की बहुत सारी वैल्यू निकल के आ रही हैं। क्लियर। तो पहली ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू +2 होती है, दूसरे के लिए +1 होती है, तीसरे के लिए 0 होती है, चौथे के लिए -1 होती है, पांचवें के लिए -2 होती है। समझ में आ रहा ना। क्लियर। तो ये तो हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें शामिल है, बहुत हो गए क्वेश्चन है ना। कैलकुलेट द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द n, m एंड s फॉर द n बराबर 3। आपको करना क्या है, यहाँ पर n बराबर 3 के लिए l, m और s को कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है। n बराबर 3 दिया है ना, तो n बराबर 3 का अर्थ क्या है, यहाँ से आप l निकाल लो, तो l होता है 0 से en-1 तक। क्लियर। तो यहाँ पर n रखेंगे 3, 3 - 1, इसका अर्थ है 0 से 2, तो 0 से 2 का अर्थ है 0, 1, 2। तो ओवरऑल अगर n 3 दिया है तो आप l की पॉसिबल वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। निकाल ली l की, तो यहाँ पर l की 3 वैल्यू निकल के आई। तो l की जो 3 वैल्यू निकल के आई हैं, तो एक l0 निकल के आया। तो l0 किसके लिए होता है, l0 s के लिए होता है, l1 किसके लिए होता है, p के लिए, l2 किसके लिए होता है, d के लिए। कितना ईजी हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब आप करेंगे ये कि यहाँ पर सबसे पहले उठाएंगे l बराबर 0, l बराबर 0 उठा लिया, l बराबर 0 से m0 निकल आया और s की 2 वैल्यू आ जाएंगी। क्यों भाई, s के अंदर एक ऑर्बिटल होती है और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर +-12 लिख दी। ऐसे l बराबर 1 तो m निकाल लो, तो m की वैल्यू क्या होगी, +1, 0, -1। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, s की वैल्यू इनके नीचे ऑर्बिटल ऐसे बना देंगे, इस तरीके से बना देंगे, इस तरीके से ऑर्बिटल बना देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, देखिए, ओहो आगे दिया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, तो l बराबर 0 से m0 हो जाएगा और इसके अंदर ये एक s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पर 2 पॉसिबल वैल्यू +-12 बोली गई है। आगे देखिए, अब अगला क्या है, l बराबर 1, l बराबर 1, तो l बराबर 1 से m की वैल्यू कितनी निकल के आई, -1, 0, +1। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल बना देंगे। क्यों, l बराबर 1 किसके लिए होता है बेटा, p के लिए होता है। p में कितनी ऑर्बिटल होती है, 3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे, अभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, इसलिए हमने पॉसिबल वैल्यू, अगर यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो ये क्लॉकवाइज होंगे +12। अगर इलेक्ट्रॉन आपके नीचे ऐसे पड़े हैं तो हर एक ऑर्बिटल में, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू +-12 हो जाएगी, +-12 हो जाएगी, +-12 हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। l बराबर 2 ये किसके लिए होता है, d के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, d के लिए। तो यहाँ पर d में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5। तो यहाँ पर इनके m की वैल्यू ओपन कर देंगे, l बराबर 2 से m की इतनी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। फिर क्या करेंगे, इनको ऑर्बिटल में फिलअप कर देंगे। क्लियर। तो हर एक ऑर्बिटल के लिए s की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, +-12, +-12, +-12। क्लियर। तो ओवरऑल इतने क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। तो 19 क्वेश्चंस हैं, इनकी खूब प्रैक्टिस करिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, क्लियर, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो उसके लिए फिर अलग से जब आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, लाइव स्टार्ट होगी लाइव क्लासेस, तो उसमें फिर इन क्वेश्चंस को अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर, तो आप हमें बिल्कुल फ़ोन करके भी बोल सकते हैं, या फिर जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे तो उसमें आप इन क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं कि सर वहाँ पर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।